जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? रात भर जंग होती रही और बड़ी खौफनाक जंग होती रही। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे स्पीड के अंदर इजाफा कर दिया गया। अब ये 5वें गियर के अंदर जंग जारी है और जो कुछ रात इस्फहान के ऊपर अटैक हुआ वो भी कोई इंतहा दर्जे का खौफनाक था। और इसराइल ने क्लेम किया कि हमने 400 एयर स्ट्राइक्स किए हैं 2 दिन के अंदर ईरान के ऊपर, जो ज़ाहिर खौफनाक है। और ईरान की तरफ से जो 89th लेयर लहर जो है वो चली है और उसने भी तबाही फेर दी हर तरफ। तौबा तौबा तौबा। आप उसको देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इसराइल का क्या बन रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ जो ईरानी प्रेसिडेंट है उन्होंने ख़त लिख दिया है अमरीकी आवाम के लिए। और ये ख़त जो है इस वक्त बड़ा डिस्कस हो रहा है अमेरिका के अंदर। ये ख़त क्या है ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है रशिया के साथ मिल गए हैं जी। उन्होंने कहा कि लो जी, हम रूस का इत्तेहादी हो गए हैं और आज से हमने यूरोप के ख़िलाफ़ झंडा उठा लिया। अब ये झंडा कहाँ पे उठाया, क्या किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है जो इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। और ईरान अमली तौर पर जीत चुका है, कैसे जीता है ये भी पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाज़ा करेंगे। और साथ ही फ़र्क साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, जो आपके सवालात हैं ये सवालात ही लेके बैठे हुए हैं और डेफिनेटली इन सवालों के जवाब भी देंगे। जी फ़र्क साहब बताओ। बिल्कुल जी। सबसे पहले अब चॉइस अपने कल सवाल कर लें पहले आज। नहीं, आज हम ये करेंगे और सवाल जो है वो आखिर में। चलें एक काम हम फिर करते हैं। हमारे एक वैसे तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रेगुलर टेक्स्ट करते हैं, रेगुलर उनका नीचे आता है मैसेज जो है। और मेरा ख्याल है ऐसे लोगों का नाम हमें अगर कुछ ना भी हो तो वैसे नाम भी बताना चाहिए। तो मैं आज एक नाम अनाउंस कर रहा हूँ, वो है उसामा मंज इनका नाम है। ठीक है। इन्होंने पता नहीं कोई दर्जनों जो है ना मैसेजेस किया और कहा कि मेरा नाम जरूर लेना। अब ठीक है, ये मंच साहब आपका हो गया नाम। नाम हो गया। चलें अब आप अपने टॉपिक से अब देखिए जी, यूक्रेन जो है ना उसको असला दे रहा है अमेरिका और ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको पर्ल कहते हैं। और ये बेसिकली नेटो असला ख़रीदारी प्रोग्राम है और पर्ल जो है उसके ज़रिए असला सप्लाई किया जाता है और सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो बड़ा डोनर है वो अमेरिका है। और अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया से असला लेके भी नेटो को देता है और ख़ुद भी असला सप्लाई करता है। और जो नेटो है वो तो ज़ाहिर यूरोपियन मुल्क है, अमीर मुल्क है हमारे मुकाबले में, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो सब लोगों ने मिल के ये नेटो बनाई थी इसलिए कि यूरोप के ऊपर हमला ना हो सके, क्योंकि रशिया के साथ यूरोप लगता है और इनको हर वक्त रशिया से ख़तरा था कि रशिया किसी वक्त भी अटैक करके यूरोप को रोंद ना दे, यूरोप के ऊपर कब्जा ना कर ले। ईस्टर्न यूरोप तो बिल्कुल रशिया के आप समझे शिकंजे के अंदर है। और अगर आप ऊपर से जाके देखें बिल्कुल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक सी है, उसके दूसरी साइड पे 3 बड़ी स्टेट्स हैं, लिथुआनिया है, लिथुआ है, एस्टोनिया है, ये तीनों बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे। और वो भी बिल्कुल रशिया के साथ मिली हुई है, पीछे बेलारूस है बिल्कुल करीब है। ठीक है। तो रशिया जो है ना बिल्कुल इस तरह जाके ऊपर से जाके मिला हुआ है, तो यूरोप के बिल्कुल करीब था। तो यूरोप को हर वक्त खतरा ये रहता था कि किसी न किसी वक्त ये हमारे ऊपर हमला करके हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, क्योंकि हमारी स्टेट्स छोटी हैं। तो इसलिए इन्होंने नेटो बनाई और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डोनर था वो अमेरिका था। लेकिन अब क्योंकि उसने नेटो को बुलाया कि आप आएँ और आप नए हरमज़ खोलें, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो ये बनी नहीं थी, हमारा तो मैंडेट ही नहीं है कि हमने यूरोप से बाहर जाके लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दी। जब साफ इनकार कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब तकलीफ़ हो रही है, वो कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल आपको किसी जगह सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो थी यूक्रेन के लिए हो रही थे। अच्छा, यूक्रेन के अंदर जो इशू है ना सारे का सारा वो यूरोप का है बेसिकली। ये बिल्कुल वैसे तो आज़ाद कंट्री हो गया था, पहले ये था ये रशिया का हिस्सा होता था और इसका बहुत सारा पार्ट तो रशिया ने कब्जा भी किया हुआ था। तो बहरहाल उसके बाद ये आज़ाद हुआ तो अभी ये यूरोप के अंदर शामिल होना चाहता था। ठीक है। और नेटो ने कमाल ये किया था कि अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अब जो रशिया तो वो नहीं चाहता कि नेटो का यहाँ पे हेडक्वार्टर हो, तो उसने इनको वार्निंग दी कि आप यहाँ से निकालें, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन वहाँ पे जाके बैठने लगे थे। तो अमेरिकन बिल्कुल जाके रशिया के करीब जाके बैठने लगे थे, तो उस पर रशिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो उसने कहा यहाँ से आप हेडक्वार्टर हटाएं। इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं हटाएंगे, और अमेरिका ने कहा कि डट जाओ तुम। तो वो डट गया, तो उसके बाद रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, यूक्रेन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब जो यूक्रेन है ना वो बेसिकली फूड बास्केट है पूरे यूरोप के लिए। ठीक है। तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल है सारा वहाँ से आता है, ठीक है। जो आटा है सारे का सारा वहाँ से आता है, सब्जियाँ जो हैं यूक्रेन के पास से आती हैं। तो वो फूड बास्केट थी पूरे यूरोप के लिए। ठीक है। तो जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो इस साइड पे हर चीज़ उड़ गई सारी। इवन या महंगी होगी वो। महंगी होगी, बेइंतहा महंगी होगी। जो कुकिंग ऑयल है वो तो बेइंतहा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी होगी, आटा महंगा हो गया। तो उससे जो बेकरी आइटम्स थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। अब उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा था यूक्रेन को वो अमेरिका कर रहा था, कोई सबसे ज़्यादा असला भी दे रहा है, पावर भी इस्तेमाल कर रहा है, यूएन के अंदर भी उसने वहाँ पे धमकाया हुआ है रशिया को।
और आज अगर अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट जाता है तो रशिया पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो अब जब नेटो ने जब इनकार किया ना, तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया, उसने कहा अगर ये बात है तो आज से हम यूक्रेन की सपोर्ट करनी बंद कर रहे हैं और हम इसको असला नहीं देंगे, हम इसको पैसा नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल अकेला है, आप जाने और यूक्रेन जाने, मैं पीछे हट रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली फिर रशिया के साथ मिल रहा है, जो वहाँ पे हालात जो है ना बहुत ख़राब हो गए हैं। अब दूसरी तरफ जो ज़ेलेंस्की है ना, ज़ेलेंस्की इसको साथ ही बुलवाया भी है उसने कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो वो वहाँ जा रहा है, पीछे से उसकी टेंड कर दी उसने ना साथ ही। और ज़ेलेंस्की जो है ना बेचारा मारा गया, वो दुबई में उसकी खिदमतें कर रहा है। दुबई में उसकी खिदमतें कर रहा है। बल्कि क्योंकि असल में आपको पता है जितने जो जेट्स हैं ना और दूसरे मुसाफर त्यारे जो उनके इंजन हैं उसके अंदर 50% से बल्कि 50% से ज़्यादा जो यूक्रेनी है। अच्छा। तो यूक्रेन जो है ना उसने स्पेशलिटी जो रखी थी वो जो जहाज़ों के इंजन है उसके अंदर वो यूक्रेनी तो फिर बड़े टैलेंटेड लोग, बहुत टैलेंटेड है और बड़ा टेक्नोलॉजी उनके पास, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। तो वो उन्होंने इस तरह किया कि वो जो ड्रोन्स बनाए ना, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने वाला सबसे अच्छा सिस्टम जो है ना यूक्रेनी है। ठीक है। और इसी से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जो रशियन ड्रोन्स है। तो इस वक्त जो ज़रूरत पड़ गई तो इसराइल ने भी ले लिया उससे सिस्टम, और सारे अरब मुल्क हैं, जो सऊदी अरेबिया है, फिर कतर है, फिर बहरीन है, फिर यूएई है, फिर ओमान है, ये सारे के सारे जो मुल्क हैं ये भी इससे यही सिस्टम ले रहे हैं। ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का सिस्टम। और दूसरा ये है कि स्पेशल ड्रोन सिस्टम जो है और वो जो है वो ले रहे हैं उससे, और वो इनको प्रोवाइड भी कर रहा है। ये बेसिकली सस्ता है, सस्ता है, सस्ता भी है लेकिन नहीं कॉम्प्रिहेंसिव भी है। कॉम्प्रिहेंसिव। और जो ये लो कॉस्ट पड़ रहा है ना, ये तो वो इंटरसेप्टर मार मार के पागल हो गए थे, मार के $1 मिलियन का इंटरसेप्टर, $2 मिलियन तो ये जो है ना ये बिल्कुल सस्ता है, और ये सिस्टम जो है ना उसने सबको प्रोवाइड भी किया हुआ है। अब ज़ेलेंस्की जो है ना बेचारा सारे के दरमियान फंस गया। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी है, खुद ज्यू है। अच्छा। हाँ हाँ, ज्यूश फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है पूरे का पूरा। तो अब जो ट्रंप है ना ये है वैसे कमाली आदमी, हुदूद की तरह ना, कभी आगे उड़ जाता है कभी पीछे उड़ जाता है। तो उस साइड पे उसने ना यूरोप के ऊपर प्रेशर डालने को, उससे तुसी जाना थोड़ा कम जाना है, आपने हुरमत से तेल भी आपने खुद निकालना है और यूक्रेन को भी खुद बचाना है। तो अब ये हुदूद नहीं है, गिद है। ये ट्रम्प जो है पूरा। अच्छा, अब इसने जो रशिया के साथ किया, रशिया तो वक्ती तौर पे इससे खुश ही होगा, और ऊपर से इसके काम देखें। ना ना ना, रशिया बड़ा वो जिसको कहते हैं खोचल, पंजाबी में कहते हैं रशिया बड़ा खोचल है, उसको पता है इसका पता कोई नहीं है। हम हो सकता है आगे बढ़े तो उसके बाद ये खुद ही आ जाए, एटम बम लेके आ जाए। ठीक है। अच्छा जो साहब ये देखें कि जब ये गवर्नमेंट आई है ना, तो उसने रशिया पे और चाइना पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला था कि हम ये कर देंगे, वॉर बंद करो, सारा उधर लगा रहा। अब एंड पे आके पता लगा ज़ेलेंस्की को बुला के उसे बेइज्जत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ज़ेलेंस्की की पेटेंट कर दी उसने। मेरा ख्याल है बाइपोलर है ये, बाइपोलर जो होते हैं ना जी, वो कभी दाएं होते हैं कभी बाएं होते हैं, कभी तोला होते हैं कभी माशा होते हैं। सारी दुनिया को मिन्नतें करता रहा रशियन ऑयल नहीं खरीदना, एंड पे कहता है 1 महीने के लिए खरीद लो, पूरी दुनिया को ओके कर दी, और आखिर में क्यूबा को अलाउ कर दिया कि आप ले लो इससे, आप ले लो। इंडिया को अलाउ कर दिया, इंडिया को अलाउ कर दिया, ईरानी तेल अलाउ कर दिया, ईरानी तेल भी है ना अलाउड अलाउड है कि वो भी बेच, हाँ हाँ हाँ, जिससे जंग हो रही है वो भी बेच, वो भी बेच। उसकी वजह है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, कमाल है बस। खान की छूट देखो। मैं बार बार जो अर्ज करता हूँ ना, ये ट्रम्प जो है ना ट्रम्प ने आजी है, अच्छा, और इमरान खान जो है ना इमरान ट्रम्प है, दोनों एक जैसे। अच्छा बहरहाल जनाब ये सूरत हाल है, अभी अब मुझे लगता है फटा पड़ गया हुआ है। अच्छा इसके साथ साथ जो ईरानी प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने एक ख़त लिखा है अमरीकी अवाम को, 4 सफ़ात का ख़त है। ख़त बड़ा मज़ेदार है, एक ओपन ख़त उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने सवाल किया है कि जी ट्रम्प ये कहता है अमेरिका फ़र्स्ट, तो ये बताएं कि क्या वाकई अमेरिका फ़र्स्ट है या फिर ये इसराइल फ़र्स्ट है, क्योंकि ये तो इसराइल की प्रॉक्सी बन गया हुआ है अमेरिका। और इस वक्त ये बहुत बड़ी डिबेट अमेरिका के अंदर चल रही है कि यार ये जंग हमारी है या इसराइल की है, और अगर इसराइल की तो हम इसके अंदर क्यों हैं, और अगर हमारी है तो फिर इसराइल इसके अंदर क्यों है। तो वो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। तो इस सवाल को उन्होंने किया, पुश किया जो ईरानी सदर है उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो ईरानी अवाम है ना उनका अमरीकी अवाम के साथ कोई फटा नहीं है, और यूरोपीय अवाम के साथ भी कोई फटा नहीं है। हम अपने तमाम हमसायों के साथ भी बरादराना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, यूरोप के साथ भी हमारे बरादराना ताल्लुक़ है, अमरीकी अवाम के साथ भी हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। ये पता करो कि ये कौन है डोनाल्ड ट्रंप, ये क्यों कर रहा है। और मुझे लगता है कि ईरानी प्रेसिडेंट कह रहा है कि रजीम चेंज करो। तो सब ये ना हो कि इधर रजीम चेंज करने आया था, उल्टा उधर रजीम चेंज। ये नवंबर के बाद यार बड़ा ख़तरनाक होने वाला है अमेरिका के अंदर। जो ही इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन होंगे और डेमोक्रेट्स आ गए कांग्रेस के अंदर, इसका मुआवजा शुरू करते हैं। एजेंडा फारेग है ये फार, क्योंकि ये जितनी जंगें हैं ना वो कांग्रेस की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, और इसने हर जंग जो है कांग्रेस की मर्जी के बगैर पूछे हुए इसने की। तो ये एक क्राइम है अमेरिका के अंदर।
तो ये इसके गले पड़ जाएगा सारा। तो बहरहाल दूसरा ये है कि मसूद पज़ेश्कियान साहब का मुतालबा ये है कि एक तो रजीम अपनी चेंज करें, दूसरा जो खित्ते के अंदर अमेरिकी बेसिस है उनको ख़त्म किया जाए, यहाँ से इनको निकाला जाए। इनका क्या काम है, उनकी वजह से यहाँ पे मसला बना हुआ है। तो यहाँ ऐसा ना हो कि हम हमला करें और आपके बच्चे मारे जाएं और फिर आपको यहाँ से लाशें ले जानी पड़े। तो वार्निंग जो उन्होंने दी है सारी, और यहाँ से उन्होंने कहा जी आप यहाँ से निकल जाएँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसने कहा जी कि इसराइल ने हमारे 2000 सिविलियन मार दिए और उनमें से जो 230 बच्चे भी थे, और ये यूएस और इसराइल दोनों का जो मुश्तरका अटैक था उसका ये नतीजा है। तो ज़ाहिर है ये यूनिसेफ की रिपोर्ट भी है और बड़ी वैसे अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली है। और लेकिन जो ओरिजिनल जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि लबनान की अगर काउंट कर लें और उसके बाद जो फ़ौज की काउंट कर लें, क्योंकि फ़ौज की तो तकरीबन 4000 के करीब उनकी शहादतें हैं। ईरानी यार इस मामले में बड़े ज़बरदस्त निकले। बिल्कुल। इसके साथ साथ रात के वक्त जनाब इस्फहान के अंदर पासदारान का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर बहुत खौफनाक किस्म की एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, और वहाँ पे बड़ी तबाही आई है यार। वैसे अल्लाह माफ़ करे, इस्फहान इतना खूबसूरत शहर है लेकिन इसराइल ने उसको वीरान करके रख दिया और अमेरिका ने उसको वीरान करके रख दिया। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, क्यों इनको ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगती, क्यों ये लोगों को पसंद नहीं करते, क्यों ये चाहते हैं वहाँ पे लाशें हड्डियाँ हों और ढांचे हों। और अगर ये आज अमेरिका जो जिस किस्म के कदम उठा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई पूरे ईरान को ये खंडर बना दें और वाकई ये उसको स्टोन एज में ले जाए। तो लेकिन ये ज़ाहिर सेंटर है और ये वाला, और ये अगर यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर गड़बड़ हो गई सारे इलाके के अंदर तो बड़ी तबाही फिरेगी, क्योंकि ईरान खामोश नहीं रहेगा, उसने आगे से उड़ा देनी हर चीज़। ठीक है। तो बड़ी तबाही आएगी और ये पूरा इलाका ही खंडर बन जाएगा। यानी आप नए हुर्मा से गुजरेंगे ना आप। दूसरी जंग अजीम के बाद इन्होंने किसी ने कुछ नहीं सीखा, मुझे नहीं लगता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को कभी डिजास्टर फेस नहीं किया ना उसने, या सबसे बड़ा डिजास्टर किया तो इसी ने था। इसी ने किया। हाँ जी, तो फेस नहीं किया। जब तक ये फेस नहीं करेंगे ना, मुझे लगता है कि बाज आएंगे। जो ऐसा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। ट्रम्प सदर चुना जाता है, इधर से इजराइल का वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है वो आप देख ही रहे हैं, नेतन्याहू बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी जैसा एक्सट्रीमिस्ट चुना जाता है। ठीक है, अब क्या हम पॉलिटिक्स पे एतबार छोड़ दें, पोलिंग सिस्टम पे एतबार छोड़ दें, क्या करें अगर ये लोगों की चॉइसेस हैं? अब वैसे तो 50 साल के बाद इस टाइप की बड़ी जंगें होती हैं, वैसे हिस्ट्री है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा हो जाती है और रिसोर्सेज कम है दुनिया के, पोलराइजेशन जो है ना उस रिसोर्सेज के लिए बढ़ जाती हैं, तो बड़ी जंगें होती हैं। इस मरतबा तो 80 साल बाद हो रही है ये जाके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान जो है ना डरा हुआ है, क्योंकि जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ठीक है। तो लेकिन ये होना ही होना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है। और दुनिया के अंदर रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत ही कम हो गए हैं सारे। तो उस रिसोर्सेज के लिए जनाब ये है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी फ़ौज ने सदर ट्रंप को तकरीबन 1000 पाउंड इंतहाई अफसूदा यूरेनियम जब्त करने का प्लान दिया है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली तो वो 450 किलोग्राम यूरेनियम है ना जी ईरान के पास। तो अब उसने कहा है कि जी ये हम निकाल लाएंगे, और इस मिशन के लिए हज़ारों फौजियों की ज़रूरत होगी और हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ईरान है उसने कमाल ये किया हुआ है कि उसने फैलाई हुई है यूरेनियम, किसी एक जगह पे नहीं रखी हुई। ठीक है। तो उसको ट्रेस करना जो ट्रेस तो बड़ी आसानी से की जा सकती है, वैसे सैटेलाइट के जरिए भी हो जाती है वो है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ छोड़ते हैं, ये खबरें खुद लीक करवा रहा है अमेरिका, सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। एकदम अमेरिकी फौज आए तो सही रोस्ट करके रख देगा ईरान उसे। यार पता नहीं यार, कुछ पता नहीं है। वैसे इंसान बहुत मरेंगे, आम लोग मरेंगे, वो बिल्कुल है। लेकिन ये जो दरिंदे ये कर रहे हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही। नहीं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वैसे अल्लाह का माफ़ करे। और ये जो आने वाले दिनों में इकनॉमिक सूरत हाल दुनिया की होने वाली है ना, स्पेशली पाकिस्तान की, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते यार इस वक्त। और उसके ऊपर जो सब सोने पे सुहागा है कि हमारी आवाम के अंदर एक तबका ऐसा है जो इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि तबाही हो ताकि उन्हें खुशी मिले, खुशी भी और कीमतें बढ़ें। अब ये लोग हैं ना ताजर जो कह रहे हैं जी, ये देखें जी रात को कह रहे हैं 10 बजे लाइटें बंद कर दें और ये बड़ी ज्यादती है। भाई फर्नेस आइल ही नहीं है, क्या करें गवर्नमेंट है? तो उसके बाद तो ये टोटल बंद हो जाएगा। इस चीज़ पे भी तनकीद हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, फिर अचानक कहते हैं देखा तेल महंगा हो गया। मतलब तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट से तेल नहीं महंगा हो रहा, तो महंगा नहीं होगा तो गवर्नमेंट और क्या करेगी? क्या करेगी? अब यही इमरान खान की गवर्नमेंट होती, मुतमईन थे सारे, जस्टिफिकेशन दे रहे होते। कोई नहीं, तो उस वक्त भी बड़ा रोला डाला हुआ था। हम गैर मुतमईन कौम है जो पाकिस्तानी है ना, इनका कमाल ही है कि हमें कोई गवर्नमेंट भी पसंद नहीं है। जो साहब हमारे यहाँ सियासी शऊर क्या बिल्कुल नहीं है? नहीं, इमरान खान साहब हमने डेवलप ही नहीं किया, हमने लोगों को डेवलप ही नहीं किया।
किया कि यार सादगी भी कोई चीज़ है, कोई बचत भी कोई चीज़ है, चीज़ों को कंट्रोल भी आपने करना है। ठीक है, बहरहाल इसके साथ साथ जनाब एक और है कि बरतानवी रॉयल फोर्स जो है उसने ऐलान किया है कि हमने 10 ड्रोन जो ईरानी ड्रोन हैं उनको इंटरसेप्ट किया है, उनको तबाह कर दिया है और ये रात के अंदर ये सब कुछ हुआ है। और ये बेसिकली जो है ना साइप्रस के अंदर, क्योंकि बहरीन के अंदर भी साइप्रस के अंदर भी इनके अड्डे हैं जो बरतानिया के, उनके ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है, तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। वो साइप्रस के ऊपर शुरू में भी अटैक हुआ था, लेकिन बरतानिया के मामले में ना ईरान वैसे थोड़ा सा लीनियट है। अब ये पता नहीं ड्रोन कैसे आ गए, कहीं और जा रहे थे, दरमियान में इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं या गलती से आ गए थे। लेकिन बहरहाल बरतानिया ने ये ऐलान किया है जी कि हमने 10 जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। और साथ साथ इन्होंने कहा जी हमारे लड़ाका तैयारे, जो हमारा बेस है ना उसके ऊपर लड़ाका तैयारे खड़े थे F-35 भी, और इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ जनाब अल जज़ीरा की स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि इसराइल ने 402 दिनों के अंदर 400 एयर स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अंदर। बहुत टू मच है यार, वैसे एक एयर स्ट्राइक जो होती है ना बड़ी तबाही फैलाती है। तो 400 लोडेड जो ज़ाहिर है आपने जहाज़ लेके आए और उसके बाद आपने अटैक किया वहाँ पे। लगता है निकलने से पहले पहले जो कुछ कर सकते हो ये मैक्सिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, और उस साइड पे ईरान भी मैक्सिमम करेगा, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और थ्योरी है जो मैंने कल के वीलॉग में भी दी थी कि ईरान बेसिकली ना अमली तौर पे जीत गया, और अब ये अमेरिका के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि जी हम ईरान करने क्या गए थे, पहले तो ये बताएं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज है, कभी वो कहता है जी मैं ये चाहता था कि वहाँ पे कभी न्यूक्लियर बम ना बना सके वो है, तो फिर लोग पूछते हैं कि क्या अब नहीं बना सकेगा, तो इसका उसके पास जवाब कोई नहीं होता। फिर वो ये कहता है जी मैं रजीम चेंज करने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा क्या रजीम चेंज होगी, उन्होंने कहा जी बड़ी रजीम चेंज होगी, नई छुट्टी आ गई, ठीक है, लेकिन उससे उन्होंने कहा जी मुल्क में तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये चाहते थे शुरू में कि अपराइजिंग हो, अंदर से लोग उठें, तो लोग पूछते थे कि अंदर से लोग उठे, उन्होंने कहा नहीं उठे। फिर वो कहता है जी कि मैंने नेवी इनकी तबाह करनी थी, एयरफोर्स तबाह करनी थी, दवाई सिस्टम तबाह करना था, दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया, नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स इनकी तबाह कर दी। लोग कहते हैं फिर ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं। तो वो अमेरिका जो है ना वो बेसिकली जिस काम के लिए आया था वो नहीं कर सका, और इसराइल भी नहीं कर सका। इसराइल सिर्फ ये था कि ज़रा डिग्रेड करना चाहता था ईरान को, तो इस हद तक वो कामयाब हो गया, लेकिन अमेरिकी मुकम्मल तौर पे नाकाम है। जब आप इन्विजन करते हैं ना आपका कोई मकसद होता है, अगर आप वो मकसद हासिल नहीं कर पाते तो आप नाकाम होते हैं। तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम है, ईरान मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। अब इस जो सिलसिला इससे निकलती कैसे दुनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब फिर अब सवालों की तरफ आ जाएं। ठीक है जी। अब पहला सवाल थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ दो इस वक्त एक्सट्रीम चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक पीटीआई की साइड जो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते हैं, और दूसरी आप गवर्नमेंट साइड कह सकते हैं उन्हें लाइक करते हैं। मैंने कोशिश की है कि दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू को अंदर शामिल किया जाए। कुछ थोड़ा सा ऐसे लाइट भी चीज़ें रखी हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीरियस हो जाती हैं, कुछ माहौल हल्का भी हो जाए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप ही की लिखी हुई हैं, इस पर माइंड ना कीजिएगा, इस पर मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ये उमैर ज़हीर साहब हैं जो सब इनका सवाल है। ये कहते हैं फरूक भाई प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ऐड कीजिएगा, नेतन्याहू और नचनयाहू में क्या फ़र्क है? यार ये अजीब बुरी सी बात है, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए वैसे। मैं अगेन ये कहता हूँ कि आप दुश्मन भी हो ना, वो उनकी आवाम का नुमाइंदा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू कह के तो आप उसके जो नज़रियात हैं उसे आप इख्तलाफ करें, बिल्कुल सही है, खुल के करें आप। बिल्कुल बेंजामिन शैतान याहू कंप्लीट नहीं, ठीक है। और वैसे ये जो नचनयाहू है ना, ये उसे नहीं कहते, ये पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं पीएमएलएन वाली साइड के लोग ज़्यादा, और ये पीटीआई वालों को कहते हैं यार। चले ठीक है जी। बहरहाल ये एक लाइट चीज़ से माइंड ना कीजिएगा। अब आगे चलते हैं जी। हमजा मलिक साहब, इनका क्वेश्चन है पाकिस्तान ने आज तक ईरान से सस्ता पेट्रोल, गैस, मेडिसिन कुछ भी नहीं ली, क्यों? उसकी वजह यह है कि आलमी तौर पे पाबंदियां थी। जब किसी मुल्क के ऊपर पाबंदियां, आप यूएन के मेंबर होते हैं तो आप फिर उस मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ये सूट करता था, सबसे सस्ता आयल जो था वो ईरान हमें दे सकता था, लेकिन हम क्योंकि सिग्नेटरी हैं उसके यूएन के, या तो हम यूएन से निकल जाएं तो फिर ये हो सकता है हम कर लें, लेकिन फिर उसके बाद हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो जब आप यूएन के सिग्नेटरी हैं, आप उसका हिस्सा हैं, तो जिसके ऊपर यूएन ने पाबंदी लगाई हुई फिर आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। ये ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ईरान से जो ले रहे हैं तेल वो किस तरह से ले रहे हैं? कौन सा पाकिस्तान ले रहे हैं, कुछ और मुल्क? नहीं, कोई और मुल्क बस नॉर्थ कोरिया ले रहा है, चाइना ले रहा है। चाइना एक बड़ा मुल्क है। हाँ जी, चाइना एक बड़ा मुल्क है, वो कर लेता है। मतलब वो जिसके पास, मतलब वो जिसे परवाह ही नहीं है। हाँ, परवाह नहीं है वो, उसकी परवाह मतलब जिसने किसी के को पैसे वैसे नहीं देना, या हम पे तो कर्जे ही बहुत। अच्छा, दूसरी एक और रीज़न भी है, वैसे दूसरी रीज़न भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो सऊदीज और अरबों के साथ हमारे रिलेशन हैं बहुत तगड़े, और वहाँ पे हमारा कोई ना तकरीबन 60-70 लाख बंदा वहाँ पे काम करता है, वहाँ से रेमिटेंस भी आती हैं। तो जब हम उनको छोड़ के ईरान से तेल लेंगे तो वो नाराज़ होंगे,
और दूसरा ये है कि जो सऊदीज हैं या अरब हैं वो हमें सस्ता टिकट तेल दे रहे हैं, डेफर पेमेंट पे भी दे रहे हैं। वो कहते हैं 4 साल बाद पैसे दे दीजिएगा, थोड़े थोड़े करके दे दें, ये एडजस्ट कर लें पैसे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो पाकिस्तान को सूट करता है ना ये। बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन प्योरली पीटीआई का है, पीटीआई ने इस पे ढिंडोरा मचाया हुआ, ठीक। और इसीलिए सवाल मैंने डाला है ताकि बैलेंस हो जाए, कोई ये ना कहे कि हम आपकी तरफ से नहीं पूछते, ठीक जो सवाल था आप पूछा है आप। अच्छा जी, अगला ये सवाल वाला है तेल वाला जो है, ये तेल वाला कि क्यों नहीं खरीदते, ताना देते हैं ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से ले लेते हैं ना वो। इसका जवाब थोड़ी देंगे वो, उस वक्त तो सब ठीक था। अच्छा चले, अगला सवाल है जी तलहा तैयब साहब का। मुसलमानों को मिलकर एक दफ़ा यहूदो नसारा के खिलाफ जिहाद कर लेना चाहिए, नहीं तो एक के बाद दूसरा मारा ये जाएगा। डेफिनेटली करना चाहिए इसमें, लेकिन ये सबसे बड़ा इशू जो है अरबों का है, क्योंकि इसराइल जो है ना अरबों की ज़मीन को तकसीम करके उसके पेट से जन्म दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं जिस मकान के ऊपर कब्जा होता है, जो उनके मालकान होते हैं, सबसे पहले क्लेम उन्होंने करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अरबों को खड़ा होना चाहिए। तो 4 मुल्क तो इमीडिएटली उनको खड़ा होना चाहिए, और फिर मुस्लिम वर्ल्ड को बुलाना चाहिए। लेबनान है, मिस्र है, जॉर्डन है और सीरिया, ठीक है, जिनके इलाकों के ऊपर ये इसराइल बना हुआ है। तो उनको चाहिए ना, और फ़लस्तीनी सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं बेचारे। तो ये चारों मुल्क जो है थोड़ा थोड़ा लड़ लुड़ के अपना मुल्क दे के, अपनी ज़मीनें दे के चुप करके बैठे हुए और एग्रीमेंट किए हुए इन्होंने। इनकी जब एग्रीमेंट है, जब जॉर्डन नहीं लड़ रहा, ठीक है, जब सीरिया नहीं लड़ रहा, जब लेबनान के अंदर सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ रही है, पूरा मुल्क नहीं लड़ रहा, मिस्र जो है ना वो उसने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, तो बाकी मामले लगते हैं लड़ने वाले। ठीक है। इसका जिसके मतलब, मकान पे कब्जा हुआ है हाँ, वो लड़ नहीं रहा, ठीक है, तो आप कैसे लड़ेंगे? इसका मतलब कोई इताद नहीं हो रहा, कोई जिहाद नहीं हो रहा, कोई हमला नहीं हो हाँ, उसका तरीका यही है कि जी आप पहले खड़े हो ना जी, आप क्लेम करें और फिर मुस्लिम वर्ल्ड को बुलाएं आप। रहा। ठीक है, हाँ जी, फिर जो नहीं आएगा फिर उसको लितर मारें आपके, आप इधर तो जिहाद का इन्होंने ये बना दिया ना कि अपने ही लोगों के अंदर फट जाओ, जाके अपने ही लोगों को मार दो, वो इनके जिहाद हैं। चलें अब चलते हैं जी आगे। मजहर शाद साहब का सवाल है, कैन यूएसए लॉन्च एटॉमिक अटैक? बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को रास्ता नहीं मिलता जाने का, कोई बहाना नहीं मिलता। इस बंदे के अंदर ये पोटेंशियल है, ये उस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल तक कोई और नहीं जा सकता। मैं शुरू से कह रहा हूँ, डे 1 से, कि अगर इसको फेस सेविंग ना मिली तो किसी ने इसको ना मौका दिया कि जी तुम जित गए हो, जाओ जी, मुबारक हो, फूल डालें इसके गले में, ठीक है, तो ये बंदा जो है ना ये रास्ता लेने के लिए कुछ भी कर सकता, ओके, ये किसी लेवल पे भी जा सकता। अब यहाँ पे ना मेरा ख्याल ये था कि शायद ये इसराइल को बम दे दे और इसराइल ये इस्तेमाल कर ले, लेकिन अब जाके ना मैंने थोड़ा सा जब सूरत को देखा तो मुझे लगा कि इसराइल ये हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम छोटा मुल्क हैं और हम इसको फिर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, कि जो इन्होंने फिर हमारे साथ करना है ना मुसलमानों ने, फिर वो हमें निकलने नहीं देंगे। अमेरिका जो ना बड़ा मुल्क है, और जो बड़े मुल्क के साथ लड़ना जो है ना इतना आसान काम नहीं, सारी मुस्लिम वर्ल्ड मिल के भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये है भी बहुत दूर, वो है भी बहुत दूर। तो ये इसराइल जो है ना वो छोटा मुल्क है, बहुत करीब है, मुसलमान जो है ना टकर जाएंगे इनको, तो उससे वो डरते हैं। करेगा तो अमेरिका करेगा, मुझे लगता है अमेरिका करेगा। ठीक है, चले अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेजी बॉय नाम का ये अकाउंट है, क्या ऐसा नहीं कि ट्रंप कुछ कह रहा है और अमेरिकी फौज कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो पाबंद है, वो जो ट्रंप कहता है फौज वो करती है। उसने कहा जाओ, जा रहे हैं, कौन रोका है? एक ही पेज है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। नहीं, ये नहीं होता, अमेरिकन सिस्टम में और है, प्रेसिडेंट के पास फुल अख्तियार होता है, ठीक जो है, वो कहेगा वो करेंगे। ठीक है, चेन ऑफ कमांड वहाँ पे डिफरेंट है। बिल्कुल सही। अब बस लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जोर साहब। क्वेश्चन है जी ये मिर्ज़ा मुनीर बेग साहब का, ये कहते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान की लीडरशिप की मोतरफ नज़र आती है, लेकिन कौमी यूथ, वर्ड और भी बड़ा गंदा यूज़ कर रहे हैं, मैं उसे बोल नहीं रहा उस तरह से, वो कह रहे तथे तवे पे क्यों बैठी है? यार ये बंदा बड़ा शैतान है, ऐसे शरारती है। वर्ड इसमें सेंसर की। वैसे मेरा ख्याल ये है कि ये प्राइड पाकिस्तान का है, इसके अंदर शख्सियात को माइनस कर दें आप। पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत पे खुश होना चाहिए। एक घर को जो इज्जत मिली है ना, उस घर के रहने वाले सब लोगों को खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि जो इज़्ज़त लेके आए आप ये कहें कि चचा के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो हम इस इज़्ज़त को वसूल भी नहीं करते। ये बड़ी ज़्यादती है। लेकिन पाकिस्तान ने वाकई कमाल किया है। यकीन करें कि ये जो सफारतकारी है ये किताबों में लिखी जाए, एक्सेप्शनल है। दो चीज़ें, एक इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का बच्चा ना ये कमाल है, दूसरा जंग के दरमियान रह के पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है हर तरफ से, है ना, बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है जंग के, है, सर्वाइव कर रहा है। और आखिरी तीसरी चीज़ ये है कि सारे स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। देखें अमेरिका और चाइना आपस में लड़ रहे हैं, दोनों यहाँ पे मुत्तफिक।
ईरान और अमेरिका की लड़ाई आ रही है, ईरान और अमेरिका दोनों ही यहाँ पे, अरब जो हैं वो और ईरान लड़ रहे हैं वो भी यहाँ पे, रशिया जो है उसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात, ठीक। तो ऐसा आइडियल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो और डिप्लोमेटिक सिनेरियो कभी आया नहीं पाकिस्तान के हिस्ट्री। बिल्कुल सही, कमाल कर दिया पाकिस्तान, बिल्कुल सही। चौधरी साहब ताली बनती है इसके ऊपर, बजाज ने बिल्कुल बजाय 100%। इस चीज़ से बालातर होके कि पार्टी कौन सी है, किसने की है, पाकिस्तान ने कमाल किया वैसे। बिल्कुल सही। अच्छा साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, कुछ गंदे अंडों का जिक्र दोबारा से करना यार नहीं, चाहूंगा मैं बस यहाँ करो, पे। बस करो, खत्म हो गया, नहीं बस। लास्ट में वक्त खत्म हो गया। नहीं मैं तो लूंगा, मैं तो नहीं छोड़ने वाला है, लंबा होता है प्रोग्राम, ठीक है। एक वो है वजाद सईद खान, आपका दोस्त है, एकदम मुसीबत सारे ही आपके दोस्त हैं, मैंने। दूसरा है इमरान रियाज खान। वजाद सईद खान कहता है, बहुत गंदे वर्ड यूज़ करते हुए पाकिस्तान के बारे में, चाइना ने बुलाया तो कहता है जी कि आप मतलब एक को फादर मानो जी, आप उधर तो जा रहे थे, अब दूसरे ने बुलाया तो उधर भी भाग पड़े हो। इस तरह के वर्डिंग यूज कर रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के मुतालिक। ठीक है, फर्क पड़ता है। ये घटिया इंसान है, ये गंजा यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान आए इससे पता चलेगा इसके साथ होता यार नहीं, इस अच्छा, ये हमारा प्लेटफॉर्म पे ही है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। इमरान रियाज साहब अभी रहते हैं, इमरान रियाज साहब भी सेम इसी चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो गया था, चाइना जो पाकिस्तान अभी जो चाइना का विजिट हुआ है, तो हम तो समझ रहे थे कि ईरान के लिए विजिट हुआ है, वो तो बाद में पता चला वो तो अफगानिस्तान के लिए उन्होंने बुलाया था। अब इससे कोई पूछे भाई साहब, वो जो 5 पॉइंट दिए हैं दोनों ने मुश्तरका ईरान के लिए, वो कहाँ से आ गए थे? वो दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो नेगोशिएशन हो रही है ना, वो 3rd लेवल के लोगों की है, बिल्कुल लेवल 2 भी नहीं है, लेवल 1 तो बड़ी दूर की बात है। इनके बारे में क्या कहेंगे, इन साहिबान के बारे में? यार व्यू है यार उनका, मैं अगेन ये कहता हूँ कि हर आदमी को व्यू देने का हक है, वो अपना व्यू दे रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।